अध्याय 29। कैरियर संबंधी सलाह। तुम अब गुप्त विद्या सीखने क्यों नहीं जाते हो? हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाकर हैरी से पूछा। हैरी बुदबुदाया। मैंने तुम्हें बताया था ना। स्नेप को लगता है कि अब मुझे मूलभूत बातें पता चल गई हैं, इसलिए आगे का काम मैं खुद कर सकता हूँ। हरमाइनी ने शक भरी आवाज में कहा। तो अब तुम्हें अजीब से सपने नहीं दिखाई देते हैं? काफी हद तक, हैरी ने उससे नजरें चुराते हुए कहा। हरमाइनी गुस्से से बोली। देखो, मुझे नहीं लगता कि स्नैप को गुप्त विद्या पढ़नी छोड़ देनी चाहिए, जब तक कि तुम्हें पक्का यकीन ना हो जाए कि अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हो तुम। हैरी, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे ये सब कहना चाहिए। हैरी ने जोर देकर कहा। नहीं, इस बात को रहने दो हरमाइनी, ठीक है। ये ईस्टर की छुट्टियों का पहला दिन था। जैसा हरमाइनी की आदत थी, उसने उन तीनों के लिए रिवीजन का टाइम टेबल बनाने में अपने दिन का ज्यादातर समय बिताया था। हैरी और रॉन ने उसे ऐसा करने दिया। उसके साथ बहस करने से यह ज्यादा आसान था कि शायद टाइम टेबल बाद में काम आ सकता था। रॉन ये जानकर हैरान रह गया कि परीक्षा में सिर्फ 6 हफ्ते बचे थे। इसमें हैरानी की क्या बात है? हरमाइनी ने पूछा, जब उसने रॉन के टाइम टेबल के हर चौखाने को अपनी छड़ी से ठोका, ताकि हर विषय का रंग अलग दिखाई देने लगे। रॉन ने कहा, पता ही नहीं चला इतना कुछ हो रहा था। हरमाइनी ने उसे उसका टाइम टेबल थमाते हुए कहा, ये लो, अगर तुम इसके हिसाब से चलोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रॉन ने टाइम टेबल की तरफ उदासी से देखा, फिर उसका चेहरा चमकने लगा। तुमने मुझे हर हफ्ते एक शाम की छुट्टी दी है, हरमाइनी बोली। ये क्विडिच प्रैक्टिस के लिए है। रॉन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने नीरस अंदाज में कहा, उससे क्या फायदा होगा? हमारे पास इस साल क्विडिच कप जीतने का उतना ही मौका है जितना कि डैडी के पास जादू मंत्री बनने का। हरमाइनी कुछ नहीं बोली। वो हैरी की तरफ देख रही थी, जो हॉल के सामने वाली दीवार को सूनेपन से घूर रहा था। उधर क्रुकशैंक्स हैरी के हाथ पर पंजा रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसके कान को पीछे से सहला सके। क्या गड़बड़ है हैरी? क्या? उसने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं। उसने रक्षात्मक जादुई सिद्धांत की पुस्तक पकड़ी और विषय सूची में किसी चीज को देखने का नाटक करने लगा। क्रुकशैंक्स ने अपनी कोशिश छोड़ दी और हरमाइनी की कुर्सी के नीचे दुबक गई। मुझे चोट दिखी थी, हरमाइनी ने कहा। वो सचमुच दुखी दिख रही थी। क्या तुम दोनों की फिर लड़ाई हो गई? क्या? हाँ, हैरी ने कहा और कृतज्ञता से इस बहाने को जकड़ लिया। किस बारे में? हैरी बोला। उसकी मुखबिर सहेली मरीटा के बारे में। रॉन ने अपने रिवीजन टाइम टेबल को नीचे रखते हुए गुस्से से कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूं अगर वो नहीं होती। रॉन मेरिटा एस्कॉम को भला बुरा कहने लगा, जिससे हैरी को बहुत मदद मिली। रॉन जब भी सांस लेने के लिए रुकता था तो हैरी को बस गुस्सा दिखाना था, सिर हिलाना था और हाँ, तथा सही है जैसी बात कहनी थी। इस तरह से हैरी का दिमाग उस घटना के बारे में सोच सकता था जो उसने स्मृति पात्र में देखी थी। उसे लगा कि वो याद उसके भीतर ही भीतर उसे खाई जा रही थी। इसे देखने से पहले उसे यकीन था कि उसके मम्मी डैडी बहुत अच्छे थे। इसी कारण स्नैप जब भी उसके डैड के बारे में ताने मारते थे तो उसे उन पर विश्वास नहीं होता था और उनके तानों में जरा भी दिक्कत नहीं होती थी। हैग्रिड और सीरियस जैसे लोगों ने उससे हमेशा कहा था कि उसके डैडी बहुत बढ़िया आदमी थे। हैरी के दिमाग के भीतर एक चिढ़ाने वाली आवाज आई, और देखो तो सही, सीरियस खुद कैसा था? वो खुद भी तो बुरा था, है ना? हालांकि उसने एक बार प्रोफेसर मैकगोनागल को यह कहते सुना था कि उसके डैडी और सीरियस स्कूल में मुश्किलें पैदा करते थे, लेकिन उन्होंने उनका जिक्र बिजली बंधुओं के अंग्रेजों के रूप में किया था। और हैरी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि फ्रेड और जॉर्ज सिर्फ मजे के लिए किसी को उल्टा लटका सकते हैं, जब तक कि वे उससे सचमुच नफरत न करते हों। शायद मेलफॉय या किसी और को जो इस काबिल हो। हैरी ने यह दलील देने की कोशिश की
कि स्नैप जेम्स के हाथों जलील होने के काबिल थे। लेकिन लिली ने यह पूछा था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और जेम्स ने यह जवाब दिया था, असल बात यह है कि वो जिंदा है, अगर तुम मेरी बात का मतलब समझ सको। क्या जेम्स ने यह सब सिर्फ सीरियस की बोरियत दूर करने के लिए शुरू नहीं किया था? हैरी को याद आया, ल्यूपिन ने ग्रिमॉल्ड चौक में कहा था कि डंबलडोर ने उन्हें इस उम्मीद में प्रिफेक्ट बनाया था कि वे जेम्स और सीरियस पर थोड़ा काबू रख पाएंगे। लेकिन स्मृति पात्र में वे चुपचाप बैठे थे और सब कुछ होने दे रहे थे। हैरी खुद को याद दिलाता रहा कि लिली ने तो बीच बचाव किया था, उसकी मम्मी अच्छी थी। बहरहाल जेम्स पर चिल्लाते समय उनके चेहरे के भाव से वो विचलित हो गया था। साफ नजर आ रहा था कि वे जेम्स से नफरत करती थी, और हैरी ये नहीं समझ पाया कि उन दोनों ने शादी कैसे कर ली। एक दो बार तो उसके मन में यह भी आया कि कहीं जेम्स ने इसके लिए उसे मजबूर तो नहीं किया था। पिछले 5 सालों में अपने डैडी का विचार हैरी के लिए सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत था। जब भी कोई उससे कहता कि वो जेम्स जैसा दिखता है, तो उसका मन गर्व से फूल जाता था। लेकिन अब यह सोचकर ही वो सिहर जाता था और दुखी हो जाता था। ईस्टर की छुट्टियों में मौसम ज्यादा हवादार, धूप भरा और गर्म हो गया था। लेकिन हैरी 5th और 7th ईयर के विद्यार्थियों के साथ अंदर ही कैद था और रिवीजन करते हुए बार बार लाइब्रेरी आ जा रहा था। हैरी ने नाटक किया कि उसके खराब मूड का कारण और कुछ नहीं बल्कि आने वाली परीक्षा थी। चूंकि गरुड़ द्वार के उसके साथी विद्यार्थी पढ़ पढ़कर खुद हैरान हो रहे थे, इसलिए किसी ने उसके बहाने को चुनौती नहीं दी। हैरी, मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? ओह, उसने पीछे मुड़कर देखा। बिखरे बालों वाली जिनी विजली लाइब्रेरी की टेबल पर उसके पास आकर बैठ गई थी, जहां वो अकेला बैठा हुआ था। ये रविवार शाम की बात थी। हरमाइनी पुरातन लिपियों का रिवीजन करने के लिए गरुड़ द्वार टॉवर गई हुई थी और रॉन क्विडिच की प्रैक्टिस करने गया था। ओह हाय, हैरी ने अपनी पुस्तक अपनी ओर खींचते हुए कहा। तुम प्रैक्टिस करने क्यों नहीं गई? जिनी बोली। प्रैक्टिस खत्म हो गई है। रॉन जैक स्लोपर को अस्पताल लेकर गया है। क्यों? पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि उसने अपने ही बल्ले से खुद को मार लिया है। और जोर से आह भरते हुए कहा, खैर, अभी अभी एक पैकेट आया है। यह अम्बरिज की नई जांच प्रक्रिया से गुजर चुका है। जिनी ने टेबल पर भूरे कागज में लिपटा एक बॉक्स रख दिया। साफ दिख रहा था कि इसे खोलकर फूहड़ता से दोबारा लपेटा गया था। लाल स्याही में उस पर एक लाइन लिखी थी, हॉगवर्ट्स सर्वोच्च प्रशासक द्वारा जांचा और प्रमाणित किया गया। मम्मी ने ईस्टर एग्स भेजे हैं, जिनी ने कहा। एक तुम्हारे लिए है, ये लो। उसने उसे एक चॉकलेट एग दिया, जो छोटी बर्फ वाली सुनहरी गेंद से सजा हुआ था। पैकेट पर लिखी जानकारी के अनुसार उसमें फिजिंग विजबीज का एक बैग था। हैरी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर उसे हैरानी हुई कि उसका गला रुंध गया था। जिनी ने धीरे से पूछा, तुम ठीक तो हो हैरी? हाँ, मैं ठीक हूँ, हैरी ने कहा, और उसके गले में दर्द होने लगा था। वो ये नहीं समझ पाया कि ईस्टर एग से उसे ऐसी चुभन क्यों हुई थी। तुम कुछ समय से काफी उदास दिख रहे हो, जिनी ने कहा। मुझे लगता है कि अगर तुम जो से बात कर लो। हैरी ने तेजी से कहा, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तो फिर किससे बात करना चाहते हो? जिनी ने उसे गौर से देखते हुए कहा। मैं उसने मुड़कर चारों तरफ देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा था। मैडम पिंस कई शेल्फ दूर थी और पगलाई दिख रही हान्ना एबॉट की पुस्तकों के ढेर पर सील लगा रही थी। वो बुदबुदाया, काश मैं सीरियस से बात कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिनी कुछ सोचती हुई उसे देखती रही। हैरी ईस्टर एग के कवर को खोलने लगा। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो खाना चाहता था, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि वो कुछ करना चाहता था। उसने उसका एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। देखो, जिनी ने धीरे से कहा, और उसने भी थोड़ा ईस्टर एग खाया। अगर तुम सचमुच सीरियस से बात करना चाहते हो, तो मुझे उम्मीद है कि हम कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे, हैरी ने नीरसता से कहा।
छोड़ो भी, जब अमृत सभी अंगीठियों पर नजर रख रही हैं और हमारी सभी चिट्ठियां पढ़ रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेड और जॉर्ज के साथ बड़े होने का यही फायदा है, जिनी सोचते हुए बोली, कि आप ये सोचने लगते हैं कि अगर आप में दिलेरी हो तो सब कुछ संभव है। हैरी ने उसकी तरफ देखा। शायद ये चॉकलेट का असर था। ल्यूपिन ने दम पिशाचों के साथ मुठभेड़ के बाद हमेशा चॉकलेट खाने की सलाह दी थी, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जोर से ऐसी इच्छा बता दी थी जो उसके भीतर एक हफ्ते से धधक रही थी। बहरहाल, कारण चाहे जो भी हो, उसके मन में थोड़ी उम्मीद जाग गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह, चिनी फुसफुसाई और उछलकर खड़ी हो गई। मैं तो भूल ही गई थी। मैडम पिंस उनकी तरफ धड़धड़ाती हुई आई और उनका सिकुड़ा हुआ चेहरा गुस्से के मारे और तंग गया। लाइब्रेरी में चॉकलेट! वे चिल्लाई। बाहर! बाहर! अपनी छड़ी लहराते हुए उन्होंने हैरी को पुस्तकों, बैग और स्याही की दवातों को लाइब्रेरी से जीनी और हैरी के पीछे भेज दिया। उनके भागते समय वे उन पर लगातार अपनी छड़ी मारती रहीं। छुट्टियों के खत्म होने से कुछ समय पहले गरुड़द्वार टावर की टेबलों पर बहुत सारे पैम्फलेट्स और नोटिस आ गए, जिनमें आने वाली परीक्षा का महत्व बताया गया था। इनमें जादूगरी के कई करियरों के बारे में बताया गया था। बोर्ड पर एक और नोटिस लग चुका था, जिस पर लिखा था, कैरियर संबंधी सलाह। फिफ्थ ईयर के सभी विद्यार्थी समर टर्म्स के पहले सप्ताह में अपने हाउस प्रमुख से करियर संबंधी चर्चा में मिलेंगे। नीचे हर विद्यार्थी के मिलने का समय दिया गया है। हैरी ने सूची देखी और पाया कि उसे सोमवार को 2:30 बजे प्रोफेसर मैकगोनागल के ऑफिस में पहुंचना है, जिसका यह मतलब था कि उसकी ज्योतिष की क्लास का ज्यादातर समय निकल जाएगा। उसने और फिफ्थ ईयर के बाकी विद्यार्थियों ने ईस्टर की छुट्टियों के आखिरी वीकेंड में उन सभी करियरों की जानकारी पढ़ी जो पढ़ने के लिए भेजी गई थी। मुझे औपचारिक बनना ज्यादा पसंद नहीं है, रॉन ने छुट्टियों की आखिरी शाम को कहा। वो एक पैम्फलेट में खोया हुआ था, जिसके सामने सेंट मंगोज का हड्डी और छड़ी के क्रॉस का प्रतीक चिन्ह बन गया था। इसमें लिखा है कि इसके लिए काढ़े, जड़ी बूटी विज्ञान, रूपांतरण, सम्मोहन और गुप्त कलाओं से रक्षा में NEWT स्तर पर कम से कम ई की जरूरत होगी। मेरा मतलब है, वे कितनी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, है ना? हरमाइनी ने कहा। देखो, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, समझे? वो एक गुलाबी और नारंगी पैम्फलेट पढ़ रही थी, जिसका शीर्षक था, तो आप सोचते हैं कि आप मंगलू संपर्क विभाग में काम करना चाहेंगे? हरमाइनी आगे बोली। मगलुओं से संबंधित काम करने में ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो उन्हें बस मगलू अध्ययन विषय में OWL चाहिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका उत्साह, धैर्य और अच्छा हास्य बोध है, हैरी ने कहा। मेरे अंकल से संपर्क करते समय तुम्हें हास्य बोध से ज्यादा जरूरत इस बोध की होगी कि कब झुका जाए। वो जादूगर बैंकिंग के पैम्फलेट को आधा पढ़ चुका था। जरा ये सुनो, क्या आप एक चुनौतीपूर्ण करियर की तलाश में हैं, जिसमें यात्रा, रोमांच और खतरों से संबंधित खजाने का बोनस हो? अगर ऐसा है तो आप ग्रिनगॉट जादूगर बैंक में नौकरी करने के बारे में सोचें, जो इस समय विदेशों में रोमांचक अवसरों के लिए शाप तोड़क नियुक्त कर रही हैं। उन्हें अंकों का जादुई महत्व चाहिए। हरमाइनी, तुम ये करियर चुन सकती हो। मुझे बैंक में काम करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, हरमाइनी ने कहा, जो अब इस पैम्फलेट में डूबी हुई थी। क्या आप में सुरक्षा दैत्यों को प्रशिक्षित करने का मुद्दा है? सुनो, हैरी के कान में एक आवाज आई। फ्रेड और जॉर्ज उनके पास आ गए थे। फ्रेड ने उनके सामने वाली टेबल पर अपने पैर फैलाए, जिससे जादू मंत्रालय में करियर बनाने की कई बुकलेटें फर्श पर गिर गई। फिर वो बोला, जिनी ने हमसे तुम्हारे बारे में बात की थी। वो कहती है कि तुम्हें सीरियस से बात करनी है। क्या? हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा, और उसका हाथ बीच हवा में रुक गया। जब वो जादुई दुर्घटना और विपत्ति विभाग में धमाका करें उठाने जा रही थी। हाँ, हैरी ने अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैंने सोचा था कि यह अच्छा रहेगा। बेवकूफ मत बनो, हरमाइनी ने तनकर उसे देखा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो।
जब अमृत सभी अंगीठियों पर पहरा दे रही हैं और उल्लुओं की तलाशी ले रही हैं। हमें लगता है कि हम उसका तोड़ खोज सकते हैं, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। बस थोड़ा सा ध्यान भटकाने की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुमने इस बात पर गौर किया होगा कि ईस्टर की छुट्टियों के दौरान हमने हंगामा नहीं किया, फ्रेड ने आगे कहा। हमने खुद से पूछा कि आखिर छुट्टियों में हंगामा करने से क्या फायदा। फिर हमने खुद को जवाब दिया, कोई फायदा नहीं है। और जाहिर है, इससे लोगों के रिवीजन में भी खलल पड़ता, जो हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे। उसने हरमाइनी की तरफ देखकर सिर झुका दिया। उन्हें दूसरों की इतनी परवाह है, यह सुनकर हरमाइनी थोड़ा हैरान दिख रही थी। लेकिन हम कल से हंगामा शुरू करने वाले हैं, फ्रेड ने तेजी से कहा। और अगर हम हंगामा करने ही वाले हैं, तो फिर क्यों ना हम इसे इस तरीके से करें ताकि हैरी सीरियस से बातचीत कर सके। हाँ, लेकिन फिर भी, हरमाइनी ने इस तरह कहा जैसे कोई किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को बहुत आसान चीज समझ रहा हो। अगर तुम हंगामा कर भी दो, तो भी हैरी सीरियस से बात कैसे कर सकता है? हैरी ने धीरे से कहा। अम्बरिज के ऑफिस से। वो इसके बारे में पिछले 15 दिनों से सोच रहा था और उसे इसका कोई विकल्प समझ में नहीं आ रहा था। अम्बरिज ने खुद उसे बताया था कि सिर्फ उन्हीं की अंगीठियों की निगरानी नहीं हो रही थी। हरमाइनी ने धीरे से कहा, क्या क्या तुम पागल हो गए हो? रॉन ने मशरूम व्यवसाय में अवसर की बुकलेट नीचे कर ली और उन्हें देखने लगा। हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और तुम वहां पहुंचोगे कैसे? हैरी इस सवाल के लिए तैयार था। उसने कहा, सीरियस के चाकू से। क्या कहा? हैरी ने कहा, 2 साल पहले सीरियस ने मुझे क्रिसमस पर एक चाकू दिया था, जिससे कोई भी ताला खुल सकता है। अगर उन्होंने दरवाजे पर जादू कर दिया हो जिससे ओलोहो मोरा मंत्र काम न करे, तो भी मैं अंदर पहुंच सकता हूं। वैसे मैं शर्त लगाता हूं कि उन्होंने जादू किया होगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हरमाइनी ने रॉन से पूछा। इससे हैरी को मिसेस विजली की याद आ गई, जो ग्रिमॉल्ड चौक में हैरी के पहले डिनर के वक्त अपने पति से समर्थन मांग रही थी। राय पूछे जाने पर दहशत में आते हुए रॉन बोला, क्या पता, अगर हैरी ये काम करना चाहता है तो ये उसका मामला है ना? सच्चे दोस्त और बिजली की तरह कहा तुमने, फ्रेड ने रॉन की पीठ ठोकते हुए कहा। तो फिर ठीक है, हम लोग कल क्लास के बाद ये काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर सभी लोग गलियारे में होंगे तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। हैरी, हम लोग ये काम पूर्वी खंड में करेंगे, उन्हें उनके ऑफिस से दूर खींच लेंगे। मुझे लगता है कि हम तुम्हें 20 मिनट की गारंटी दे सकते हैं, उसने जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहा। आराम से, जॉर्ज बोला। रॉन ने पूछा, तुम लोग ध्यान कैसे भटकाओगे? फ्रेड और जॉर्ज उठकर खड़े हो गए। फिर फ्रेड ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम खुद देख लेना छोटे भाई, कल शाम को 5 बजे ग्रेगरी 10 मार्मी के गलियारे में आकर खुद ही देख लेना। हैरी अगले दिन बहुत जल्दी जाग गया। वो उतना ही चिंतित था जितना कि जादू मंत्रालय में अनुशासनात्मक सुनवाई वाली सुबह था। वो सिर्फ अम्बरिज के ऑफिस में चोरी से घुसने की बात नहीं थी। ये सिर्फ उनकी अंगीठी का इस्तेमाल करके सीरियस से चर्चा करने की बात ही नहीं थी। हालांकि ये बातें भी घबराहट पैदा करने वाली थी, लेकिन हैरी और स्नैप का आमना सामना भी होना था। जब स्नैप ने हैरी को अपने ऑफिस से बाहर निकाला था, उसके बाद आज पहली बार हैरी स्नैप के सामने पढ़ने वाला था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने कुछ देर तक आने वाले दिन के बारे में सोचा। फिर वो बहुत खामोशी से खड़ा हुआ और नेविल के पलंग के पास वाली खिड़की तक जाकर बाहर झांकने लगा। सुबह सुहानी थी, आसमान साफ, धुंध भरा और नीला था। हैरी को सामने वो ऊंचा पेड़ दिख रहा था जिसके नीचे उसके डैडी ने स्नैप को सताया था। उसे पता नहीं था कि सीरियस स्मृति पात्र वाली घटना के बारे में उसे क्या तसल्ली या तर्क दे सकता था, लेकिन वो उस घटना के बारे में सीरियस का दृष्टिकोण सुनने के लिए बेताब था, ताकि उसके डैडी का व्यवहार बहुत कम बुरा दिखे, चाहे कोई भी बहाना हो। हैरी का ध्यान किसी चीज की तरफ गया। अंधेरे जंगल के किनारे पर हलचल दिख रही थी। सूरज की किरण के कारण हैरी ने आंखें सिकोड़कर देखा कि हैग्रिड पेड़ों के बीच से निकल रहा था। वो लंगड़ाकर चल रहा था। हैरी के देखते ही देखते हैग्रिड लंगड़ाता हुआ अपने कैबिन के दरवाजे में घुसकर ओझल हो गया।
हैरी कई मिनट तक केबिन की तरफ देखता रहा। हैग्रिड दोबारा बाहर नहीं निकला, लेकिन चिमनी से धुआं निकलने लगा। इसका मतलब यह था कि हैग्रिड इतनी बुरी तरह घायल नहीं था कि वो आग न जला सके। हैरी खिड़की से दूर हटकर अपने संदूक के पास गया और कपड़े पहनने लगा। अम्बरिज के ऑफिस में जबरन घुसने की आशंका के चलते हैरी को उम्मीद नहीं थी कि उस दिन वो चैन से रह पाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो 5 बजे जो काम करने की योजना बना रहा था, हरमाइनी बार बार उसे उससे डिगाने की कोशिश करेगी। प्रोफेसर बिन्स का जादू का इतिहास की क्लास में पहली बार हरमाइनी भी हैरी और रॉन जितना कम ध्यान दे रही थी। वो लगातार फुसफुसाकर उसे चेतावनी दे रही थी, जिसे हैरी नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश कर रहा था। और अगर वे तुम्हें पकड़ लेंगी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा वे वे ये अंदाजा भी लगा लेंगे कि तुम स्नफल्स से बात कर रहे हो। इस बार वे तुम्हें जबरदस्ती सत्य द्रव पिला देंगी और सच्चाई का पता लगा लेंगी। रॉन ने धीमी और गुस्से भरी आवाज में कहा, हरमाइनी, हैरी को चेतावनी देना छोड़ दो और बिन्स की बात सुनो, वरना क्या मैं अपने नोट्स खुद लिखूं? कभी कभार खुद लिख लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब तक कि वे तहखाने में पहुंचे, हैरी और रॉन दोनों ही हरमाइनी से बातचीत नहीं कर रहे थे। इससे हरमाइनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो उनकी चुप्पी का लाभ उठाकर उन्हें लगातार गंभीर चेतावनियां देते जा रही थी। वो इतने खतरनाक तरीके से सांस छोड़ रही थी कि सीमस 5 मिनट तक जांच करता रहा कि कहीं उसकी कढ़ाई से काढ़ा तो नहीं रिस रहा है। इस दौरान स्नैप ने इस तरह का व्यवहार करने का फैसला कर लिया कि जैसे हैरी अदृश्य हो। जाहिर है हैरी को इस तकनीक से निपटने की बहुत अच्छी आदत थी, क्योंकि वो वर्नॉन अंकल की प्रिय रणनीति थी। कुल मिलाकर वो कृतज्ञ हुआ। उसे इससे ज्यादा बुरी चीज नहीं झेलनी पड़ी। सच तो यह था कि स्नैप के तानों और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण आमतौर पर उसे जो कष्ट होता था, उससे तो ये नई नीति लाख गुना अच्छी लगी थी। उसे ये जानकर खुशी हुई कि जब स्नैप ने उसे तंग नहीं किया, तो उसे बड़ी आसानी से स्फूर्तिदायक काढ़ा बना लिया। क्लास के अंत में उसने थोड़ा सा काढ़ा शीशी में भरा और ढक्कन लगाकर उसे स्नैप की डेस्क पर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे कम से कम ई तो मिल जाएगा। वो अभी मुड़ा ही था कि किसी चीज के टूटने की आवाज आई। मेलफॉय हंस पड़ा। हैरी ने मुड़कर देखा। उसके काढ़े की शीशी फर्श पर गिरकर टूट चुकी थी और स्नैप बड़े खुश होकर उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, ओह पॉटर, एक और जीरो। हैरी इतना नाराज था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो वापस अपनी कढ़ाई के पास आया। वो एक और शीशी भरकर स्नैप से जबरदस्ती उसका प्रशिक्षण करवाना चाहता था, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए कि सारा काढ़ा गायब हो चुका था। मुझे माफ करना, हरमाइनी ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे सच में अफसोस है हैरी, मुझे लगा तुम्हारा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैंने उसे साफ कर दिया। हैरी कुछ नहीं बोल पाया। घंटी बजने पर वो पीछे देखे बिना जल्दी से तहखाने से बाहर निकला। लंच करते समय वो नेविल और सीमस के बीच में बैठ गया, ताकि हरमाइनी उसे फिर से अम्बरिज के ऑफिस में न घुसने की चेतावनी न देने लगे। जब तक वो ज्योतिष की क्लास में पहुंचा, तब तक उसका मूड इतना खराब हो चुका था कि वो ये भूल ही गया था कि उसे करियर संबंधी सलाह के लिए प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाना है। उसे ये बात तब याद आई जब रॉन ने उससे पूछा कि वो प्रोफेसर मैकगोनागल के ऑफिस में क्यों नहीं गया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा और कुछ मिनट बाद हांफता हुआ वहां पहुंच गया। दरवाजा बंद करते हुए उसने हांफते हुए कहा, माफ कीजिए प्रोफेसर, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं पॉटर, उन्होंने तेजी से कहा, लेकिन उनके बोलते समय कानों से सूसू जैसी आवाज आई। हैरी ने चारों तरफ देखा। प्रोफेसर अम्बरिज एक तरफ बैठी हुई थी। उनके घुटने पर एक क्लिपबोर्ड था। उनके गले के चारों तरफ एक छोटी झालर थी और उनके चेहरे पर एक भयंकर घमंडी मुस्कान थी। बैठ जाओ पॉटर, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। डेस्क पर रखे पैम्फलेट सही करते समय उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। हैरी अम्बरिज की तरफ पीठ करके बैठ गया और उसने ये नाटक करने की पूरी कोशिश की कि उसे क्लिपबोर्ड पर चलने वाली उनकी कलम की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, अच्छा पॉटर, ये मीटिंग करियर के बारे में है। तुम्हारे दिमाग में जो भी करियर है,
हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और ये फैसला करेंगे कि तुम्हें सिक्स्थ और सेवेंथ ईयर में कौन से विषय चुनने चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद तुम क्या करना चाहोगे? हैरी बोला। उसे पीछे से कलम घिसटने की तीखी आवाज आ रही थी, जिससे उसका ध्यान भटक रहा था। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी को प्रेरित किया। हैरी बुदबुदाया। देखिए, मैंने सोचा था शायद ऑरर बनने का। उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे ग्रेड चाहिए, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और अपनी डेस्क पर ढेर सारे पैम्फलेटों में से एक छोटा गहरे रंग का पैम्फलेट उठाकर खोला। उसके लिए कम से कम 5 NEWT चाहिए, और कोई भी ग्रेड एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस यानी ई से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें हॉरर ऑफिस में चारित्रिक और निपुणता परीक्षणों से गुजरना होगा। पॉटर, ये करियर की एक बहुत मुश्किल राह है। इसमें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही लिया जाता है। दरअसल मुझे लगता है उन्होंने पिछले 3 सालों में किसी को हॉरर नहीं बनाया है। इसी पल प्रोफेसर अम्बरिज बहुत धीरे से खांसी, जैसे वे ये दिखाने की कोशिश कर रही हों कि वे ये काम बहुत खामोशी से कर सकती हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि अब तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हें कौन से विषय लेने चाहिए, प्रोफेसर मैकगोनागल ने आगे कहा, और अब उनकी आवाज पहले से ज्यादा ऊंची थी। हैरी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है गुप्त कलाओं से रक्षा। जाहिर है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। मैं प्रोफेसर अम्बरिज एक बार फिर खांसी। इस बार उनकी खांसी थोड़ी ज्यादा तेज थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उन्हें दोबारा खोल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं रूपांतरण की सलाह भी दूंगी, क्योंकि ऑरर्स को अक्सर अपने काम में रूप बदलने की जरूरत पड़ती है, पॉटर। इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं अपनी NEWT क्लास में विद्यार्थियों को तब तक नहीं लेती हूं जब तक कि वे OWL में कम से कम एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस ग्रेड हासिल न कर लें। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम एक्सपेक्टेबल के स्तर पर हो, इसलिए तुम्हें परीक्षा से पहले कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि तुम आगे भी यही विषय पढ़ सको। फिर तुम्हें सम्मोहन भी सीखना चाहिए, यह हमेशा उपयोगी रहता है। और जादुई काढ़े। हाँ पॉटर, काढ़े, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा। ऑरर बनने के लिए जहर और प्रतिकारक औषधियों का ज्ञान अनिवार्य है, और मुझे तुम्हें बताना होगा कि प्रोफेसर स्नेप उन विद्यार्थियों को लेने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं जिन्हें उनके OWL में आउटस्टैंडिंग से कम ग्रेड मिला हो। इसलिए प्रोफेसर अम्बरिज ने अब तक की सबसे तेज खांसी निकाली। क्या मैं आपको खांसी की गोली दूं, डोलोरेस? प्रोफेसर मैकगोनागल ने प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ देखे बिना रूखेपन से कहा। ओ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, अम्बरिज ने कहा। वे उसी मीठे अंदाज में हंस रही थी जिससे हैरी को सख्त नफरत थी। मिनर्वा, मैं तो सोच रही थी कि क्या मैं बीच में कुछ कहूं? प्रोफेसर मैकगोनागल दांत भींचकर बोली। मुझे लगता है कि आप कहकर ही मानेंगी, प्रोफेसर अम्बरिज ने मीठे अंदाज में कहा। मैं सोच रही थी कि क्या मिस्टर पॉटर में ऑरर बनने का स्वभाव है? अच्छा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने गर्मी से कहा। फिर वे इस तरह आगे बोलने लगी जैसे कोई व्यवधान हुआ ही ना हो। देखो पॉटर, अगर तुम इस महत्वाकांक्षा के बारे में गंभीर हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम रूपांतरण और काढ़े में अपेक्षित स्तर पर आ जाओ। मैंने देखा है प्रोफेसर फ्लिटविक, पिछले 2 साल में तुम्हें एक्सेप्टेबल और एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस के बीच के ग्रेड दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सम्मोहन संतोषजनक लगता है। जहां तक गुप्त कलाओं से रक्षा का सवाल है, तुम्हारे नंबर आमतौर पर ऊंचे रहते हैं, खासतौर पर प्रोफेसर ल्यूपिन ये सोचते हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपको खांसी की गोली नहीं चाहिए, डोलोरेस? ओ नहीं, धन्यवाद मिनर्वा, उसकी जरूरत नहीं है, प्रोफेसर अम्बरिज ने कहा, जो पहले से भी ज्यादा जोर से खांसी थी। मैं तो बस चिंता कर रही थी कि आपने शायद हैरी के गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय के हाल में अंक नहीं देखे हैं। मुझे यकीन है कि मैंने आपको एक पर्ची में लिखकर बताया था।
अच्छा, ये चीज, प्रोफेसर मैकगोनागल ने हिकारत भरे अंदाज में कहा। जब उन्होंने हैरी के फोल्डर में से एक गुलाबी चर्मपत्र बाहर निकाला, उन्होंने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर कोई टिप्पणी किए बिना उसे वापस फोल्डर में रख दिया। हाँ, तो जैसा मैं कह रही थी पॉटर, प्रोफेसर ल्यूपिन का मानना था कि तुम इस विषय में बहुत ज्यादा कुशल हो और जाहिर है तुम में ऑरर बनने की योग्यता है। क्या आपने मेरी टिप्पणी का मतलब नहीं समझा मिनर्वा? प्रोफेसर अम्बरिज ने शहद भरे अंदाज में कहा और वे खांसना भूल गईं। जाहिर है मैंने समझ लिया, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। उनके दांत इतनी कसकर भिजे हुए थे कि शब्द थोड़े अस्पष्ट हो गए थे। तो फिर मैं दुविधा में हूं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि आप मिस्टर पॉटर को ये झूठी उम्मीद कैसे बता सकती हैं। झूठी उम्मीद? प्रोफेसर मैकगोनागल ने दोहराया। प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ देखे बिना उन्होंने आगे कहा, उसे गुप्त कलाओं से रक्षा के सभी टेस्टों में अच्छे नंबर मिले हैं। मिनर्वा, मुझे तुम्हारी बात काटते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन जैसा तुम मेरे नोट में देखोगी, हैरी को मेरी क्लासों में बहुत खराब नंबर मिल रहे हैं। मुझे अपना मतलब ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहिए था, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और आखिर अम्बरिज की तरफ सीधे देखने लगी। उसे गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए अपने उन सभी टेस्टों में अच्छे नंबर मिले हैं जो किसी योग्य टीचर ने लिए हैं। प्रोफेसर अम्बरिज की मुस्कान उसी तरह अचानक गायब हो गई, जिस तरह बिजली का बल्ब फ्यूज होने पर उससे रोशनी गायब हो जाती है। वे अपनी कुर्सी पर टिक गई, क्लिपबोर्ड पर एक शीट पलटी और बहुत तेजी से लिखने लगी। उनकी बाहर निकली आंखें इधर से उधर घूम रही थीं। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी की तरफ मुड़ी। उनके नथुने फूल रहे थे और आंखें जल रही थीं। कोई सवाल पॉटर? हाँ, हैरी ने कहा। अगर पर्याप्त NEWT हो तो मंत्रालय चरित्र और योग्यता संबंधी जांच कैसे करेगा? देखो, दबाव झेलने का मादा होना चाहिए, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, और इसके अलावा लगन और समर्पण की जरूरत होगी। अगर ऑरर का प्रशिक्षण 3 साल तक चलता है, इसके अलावा व्यवहारिक रक्षा में निपुणता की भी जरूरत होगी। इसका मतलब है कि स्कूल छोड़ने के बाद भी तुम्हें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। अगर तुम इन सब के लिए तैयार नहीं हो। मुझे लगता है, अम्बरीश ने कहा, जिनकी आवाज अब बहुत ठंडी हो चुकी थी, कि मंत्रालय ऑरर्स बनने वाले सभी लोगों के रिकॉर्ड भी देखेगा, खासतौर पर उनके आपराधिक रिकॉर्ड। अगर तुम हॉगवर्ट्स की पढ़ाई खत्म करने के बाद परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार ना हो, तो तुम्हें किसी दूसरे करियर के बारे में सोचना चाहिए। इस लड़के के ऑरर बनने की उतनी ही संभावना है जितनी कि डंबलडोर के इस स्कूल में लौटने की। तब तो संभावना बहुत ज्यादा है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। अम्बरिज ने जोर से कहा, पॉटर का आपराधिक रिकॉर्ड है। पॉटर को सभी अपराधों से बरी कर दिया गया था, मैकगोनागल ने उससे भी जोर से कहा। प्रोफेसर अम्बरिज खड़ी हो गई। वे इतनी नाटी थी कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल उनके चेहरे पर चाशनी भरी मुस्कुराहट के बजाय अब गुस्सा दिख रहा था, जिससे उनका मोटा और थोड़ा चौड़ा चेहरा अजीब तरीके से खतरनाक लग रहा था। पॉटर किसी सूरत में औरत नहीं बन सकता। प्रोफेसर मैकगोनागल भी खड़ी हो गई और इससे ज्यादा प्रभाव पड़ा। वे प्रोफेसर अम्बरिज से ऊंची हो गई। उन्होंने जोर से कहा, पॉटर, मैं ऑरर बनने में तुम्हारी मदद करूंगी, भले ही ये मेरा आखिरी काम हो। आखिर मुझे तुम्हें रात को भी पढ़ाना पड़े, तो भी मैं अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए तुम्हें मदद करूंगी। जादू मंत्रालय हैरी पॉटर को कभी नौकरी नहीं देगा, अम्बरिज ने कहा, और उनकी आवाज आवेश के कारण ऊंची हो गई। प्रोफेसर मैकगोनागल चिल्लाई, जब तक पॉटर मंत्रालय में ऑरर बनने के लिए तैयार होगा, तब तक कोई नया जादू मंत्री आ जाएगा। ओहो, प्रोफेसर अम्बरिज चिल्लाई, और उन्होंने मैकगोनागल की तरफ एक गांठदार उंगली लहराई। हाँ हाँ, जाहिर है तुम तो यही चाहती हो, है ना मिनर्वा? तुम चाहती हो कि कॉर्नेलियस फर्स्ट की जगह पर एल्बस डंबलडोर आ जाए। तुम सोचती हो कि तुम मेरी जगह पर आ जाओ, है ना?
मंत्री जी की सीनियर अंडर सेक्रेटरी और हेडमिस्ट्रेस बन जाओ तुम। आप बकवास कर रही हैं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने बड़ी हिकारत से कहा। पॉटर, हमारी करियर संबंधी चर्चा खत्म हो चुकी है। हैरी ने अपना बैग कंधे पे डाला और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसकी प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। गलियारे में जाते समय पूरे रास्ते उसे अम्बरिज और प्रोफेसर मैकगोनागल के एक दूसरे पर चिल्लाने की आवाजें आती रहीं।